नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ कार में। आज फिर से मैं हाजिर हो गया हूं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही उपयोगी और जानकारी वाला वीडियो लेकर के। तो हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको इस वीडियो से जुड़ी हर एक जानकारी, इम्पोर्टेंट और उपयोगी जानकारी आप लोगों तक पहुँचे और आप पूरा वीडियो देखने के बाद में ऐसा महसूस करें कि आपने कुछ आज बहुत ही अच्छा सीखा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, साथ ही साथ उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम देखते हैं कि मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी होती है। मलेरिया की बीमारी में आज के टाइम में भी देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो सीवियर कंडीशन में आते हैं हॉस्पिटल, या फिर सीवियर कंडीशन में डॉक्टर को बताते हैं, लेकिन उनको लास्ट में जाके अंतिम समय में मौत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे मरीजों की मौत आज भी मलेरिया से हो रही है। मलेरिया जो है वो इंडिया में इसके 2 वेरिएंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे मलेरिया के 5 वेरिएंट होते हैं। सबसे पहले तो मलेरिया होता किससे है? मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर आपको जहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, गड्ढों में या फिर कहीं पे पानी स्टेबल है, गंदा पानी, वहाँ पे ये मच्छर आपके पैदा होते हैं और ये मच्छर आपके अंदर एक पैरासाइट छोड़ते हैं, उसके कारण आपको ये बीमारी होती है। इसका भी एक बहुत बड़ा लाइफ साइकिल है, उसको हम किसी अलग वीडियो में समझ लेंगे। आपको सीधे सीधे इस वीडियो में ये ध्यान रखना है कि आपको मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अब दोस्तों, कौन से वो मच्छर हैं, कौन सी वो स्पीसीज हैं जिसके कारण काटने से होता है, और मलेरिया के टोटल कितने प्रकार होते हैं, और इंडिया में कौन से मलेरिया हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से आपको मलेरिया होता है। मलेरिया के टोटल 5 टाइप देखे गए हैं, और पांचों का जो टाइप है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। सबसे पहला जो मलेरिया का टाइप है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पीवी मलेरिया। ये इंडिया में पाया जाता है। ये ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, अगर टाइम से इलाज ले तो पेशेंट ठीक हो जाता है। दूसरा मलेरिया है वो है पीएफ मलेरिया, यानी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये सबसे खतरनाक मलेरिया आज तक देखा गया है। इसकी जो डेथ रेट है वो बाकी मलेरिया के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार बहुत ज़्यादा है। इसके लाइफ थ्रेटनिंग केस देखने को मिलते हैं। अगर आप टाइम से इलाज नहीं लेंगे तो इस मलेरिया में आपको मौत का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा जो मलेरिया है वो है प्लाज्मोडियम ओवेर, यानी पीओ मलेरिया। चौथा जो मलेरिया है वो है पीएम, यानी प्लाज्मोडियम मैलेरी। और पांचवा जो मलेरिया है वो है प्लाज्मोडियम नॉलेसी। ये 5 टाइप के मलेरिया होते हैं। अब इंडिया में कौन से मलेरिया जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? तो इंडिया में 2 मलेरिया सबसे ज़्यादा होते हैं। बाकी मलेरिया इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं। एक तो होता है पीवी मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होता है पीएफ मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। 2 वेरिएंट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो होती हैं पीएफ मलेरिया से, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम टाइप के मलेरिया से। अब दोस्तों, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इससे बचा कैसे जा सके। तो आपको सीधे सीधे मच्छर के काटने से खुद को बचाना है। ये मच्छर से होता है, तो आप ऐसी जगह पे नहीं जाए जहाँ पे बहुत ही गंदा पानी है, बहुत ही ज़्यादा मच्छर है। अगर वहाँ पे जाते हैं तो आपको मच्छर काटने के चांसेस होते हैं, और उससे आपको मलेरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अपने घर में मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे का यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड का यूज कर सकते हैं, अगरबत्ती जो आती है कॉइल्स वगैरह वो यूज कर सकते हैं, नीम के पत्ते वगैरह उसको जला के धुआं करके आप मच्छरों को भगा सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट ऑइंटमेंट आते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मलेरिया को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम चला रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग वो बहुत जगह पे मॉस्किटो रिपेलेंट लिक्विड या स्प्रे का छिड़काव करती है। लेकिन आपको खुद को बचाना चाहिए। आप खुद की सेफ्टी खुद रखें, किसी के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि मलेरिया लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी होती है, आपकी जान भी ले सकती है। अब दोस्तों, इसके लक्षण क्या है? मलेरिया के लक्षण शुरुआती तौर पे आपको बहुत तेज बुखार आ सकता है, ठंडी लग के बुखार आ सकता है, चिल्स हो सकते हैं, राइगर हो सकता है, आपके शरीर में कपकपी हो सकती है, आपके मुंह का टेस्ट खराब हो सकता है,
साथ ही साथ आपके जॉइंट में दर्द हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, आपको बहुत ही तेज थकावट हो सकते हैं। ये इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम वेरिएंट में क्या होता है कि आपके वो अंदर जाकर के मलेरिया का जो पैरासाइट्स हैं वो अंदर जाके आपके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से आपके अंदर खून की कमी होने लगती है। खून की कमी होती है, धीरे धीरे आपको पीलिया का असर भी देखने को मिल जाता है, जॉन्डिस की कंप्लेंट भी आपको देखने को मिल जाती है, लिवर में आपके सूजन हो जाती है, लिवर पूरा सूज जाता है और बिलिरुबिन की मात्रा आपके खून में बढ़ जाती है, शरीर पीला पीला दिखने लगता है, खून की कमी की वजह से शरीर सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है। कई बार देखा गया है कि मलेरिया के इन्फेक्शन में आपके स्प्लीन जो होता है उसके अंदर भी सूजन आ जाती है, स्प्लेनोमेगेली की कंडीशन देखने को मिलती है और प्लेटलेट भी आपके कम होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके सीवियर कंडीशन है। इसके बाद में कई मामलों में देखा गया है कि आपके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से हेमोरेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा खून की कमी होने की वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, आपको सांस की तकलीफ हो सकती है और यही वो सिम्टम्स हैं जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा साबित होते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जब भी 2 या 3 दिन तक बुखार आए उसके बाद में आपको चेक जरूर करवाना है, इसके डायग्नोसिस पता करना है कि आपको मलेरिया है या फिर कोई दूसरा बुखार है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए आपके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवाने होते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसके लिए भी आपको टेस्ट कराने होते हैं। सबसे पहले आप मलेरिया के लिए एमपी का टेस्ट होता है वो कर सकते हैं, उसके बाद में आप सीबीसी कर सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका ब्लड जो है कितना लॉस हुआ है, आपके प्लेटलेट कितने कम हो गए हैं, आपके डब्ल्यूबीसी कम है या बढ़ गए हैं। उसके बाद में आप एलएफटी करा सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें आपको पता चलेगा कि आपके लिवर के अंदर का स्वेलिंग तो नहीं है, लिवर के एंजाइम जो है वो तो ज़्यादा बढ़ नहीं गए हैं, साथ ही साथ आपके बिलिरुबिन का लेवल है वो तो हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा है। आपको ये चेक करने में उसमें सहायता मिलेगी। आप यूएचजी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं अपने पेट की, उसमें आपको पता चलेगा कि आपके लिवर के अंदर सूजन है, आपका स्प्लीन बढ़ा हुआ है या फिर आपके पेट के अंदर कोई भी किसी भी तरह का कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, वो आप पता कर सकते हैं। अब आपने पता कर लिया कि आपको मलेरिया है, मलेरिया से रिलेटेड सिम्टम्स हैं और उसकी वजह से आपके बहुत सारे डैमेजेस हो गए हैं, लिवर में सूजन आ गई है, स्प्लीन में सूजन आ गई है और आपका डाइजेशन सही नहीं है, उसकी वजह से आपको उल्टी हो रही है, कई बार आपको डायरिया या डिसेंट्री का भी सामना करना पड़ता है। ये सब जानने के बाद में आपको जाना है ट्रीटमेंट की तरफ। अब ट्रीटमेंट क्या लेंगे, ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों टाइप के आपके आज मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपको नॉर्मल जो प्राइमरी जो लेवल के सिम्टम्स है मलेरिया में, उसके लिए आपको ओरल एंटीबायोटिक ले सकते हैं, जिसमें आप सेफिक्सैम ले सकते हैं, सेपोडोक्सिम ले सकते हैं, लियोफ्लॉक्सिसिन ले सकते हैं, अजिथ्रोमाइसिन आप ले सकते हैं और उसके बाद में आपको एंटी मलेरियल ड्रग लेना है। एंटी मलेरियल ड्रग में आप मेफ्लोक्विन ले सकते हैं, प्रिमाक्विन ले सकते हैं, क्लोरोक्विन ले सकते हैं। आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लुमेफेंट्रिन आर्टिमेटर का कॉम्बिनेशन आता है, वो आप ले सकते हैं। ये आप लेने के बाद में साथ ही साथ सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन लीजिए, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा रिहाइड्रेट करते रहिए, पानी ज़्यादा पीजिए, लिक्विड चीज़ें जो है वो खाने में ज़्यादा लीजिए और खुद में आप एनर्जी बनाए रखें ताकि आपको उस बीमारी से लड़ने के लिए खुद का शरीर जो है वो आपको पावर दे सके, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। अब दोस्तों देखते हैं कि अगर आपके मलेरिया के सिम्टम्स वर्स हो गए हैं, हेपेटोमेगेली, स्प्लेनोमेगेली, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट कम होना, इसका अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की सलाह देगा, आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए, उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट करिए। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में आपको IV फ्लूइड दिए जाएंगे, आपको हाइड्रेशन दिया जाएगा, रिहाइड्रेट करते रहेंगे। साथ ही साथ आपको फीवर के लिए पैरासीटामोल का इन्फ्यूजन दे सकते हैं, पैरासीटामोल की ओरल मेडिसिन दे सकते हैं, एंटीबायोटिक आपको दे सकते हैं ताकि आपके अंदर कोई दूसरा इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो। साथ ही साथ में आपको एंटी मलेरियल ड्रग भी आपको इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग में आपके फाल्सिगो नाम से आता है, लेरिनेट नाम से आता है, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो होता है आर्टिसोनेट। 120 और 60 mg में अवेलेबल है। इसका लेने का तरीका है, आपको स्टेट डोज दिया जाएगा, उसके बाद में 12 घंटे के बाद में दूसरा डोज दिया जाएगा और 24 घंटे में आपको तीसरा डोज दिया जाएगा।
साथ ही साथ अगर आपके प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं तो प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन भी आप में कर सकते हैं। आरडीपी रैंडम ब्लड डोनर जो प्लेटलेट देते हैं वो, या फिर एसडीपी कोई सिंगल डोनर से बनाए हुए प्लेटलेट भी आपके बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन देखेंगे। कौन सी ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन है जिससे आपको मलेरिया नहीं हो, मलेरिया होने से पहले आप वो इलाज करें तो आपको मलेरिया होने से बचा जा सकता है। तो मेडिसिन है मलेरिया ऑफिसिनेलिस। मलेरिया ऑफिसिनेलिस एक मेडिसिन है जो मलेरिया के मच्छर से बनाई जाती है। इस मेडिसिन को आप अगर एज ए प्रिवेंटिव 30 पोटेंसी को 3-3 बूंद अगर हर महीने में एक बार लेते हैं तो आपको मलेरिया के अगेंस्ट में आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है और आपको मलेरिया होने से बचा जा सकता है। इसके बाद में अगर आपको मलेरिया हो गया है तो आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। मलेरिया हो गया है तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है यूपेटोरियम परफोलिएटम। यूपेटोरियम परफोलिएटम एक मेडिसिन है जिसके अकॉर्डिंग आपको अगर तेज फीवर है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ही ज़्यादा फटीगनेस है, वीकनेस है, आपको पीरियोडिक फीवर आ रहा है और बहुत ही तेज फीवर 103, 104, 105, 106 डिग्री तक का फीवर है फ़ारेनहाइट में, तो वो आपको अगर उसको ठीक करने के लिए आपको यूपेटोरियम परफोरेटम मेडिसिन का सेवन करना होता है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है चिनिमम सल्फ्यूरिकम। ये मलेरिया के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। आपको बहुत ही तेज फीवर, साथ में फटीगनेस, वीकनेस या फिर आपके बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा एग्जॉशन हो गया है, थकावट आ गई है और आपको पीरियोडिक फीवर आ रहा है रोज़ 3 बजे, 7 बजे, ऐसा 24 आवर्ली, 12 आवर्ली या 48 आवर्ली आपको फीवर आ रहा है, ऐसे केस में आपके चिनिमम सल्फ्यूरिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तीसरी मेडिसिन जो है वो होती है चाइना ऑफिसिनेलिस। चाइना का फुल नाम अपन सिंकोना बोल सकते हैं। तो सिंकोना मलेरिया के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पुरानी मेडिसिन है। आयुर्वेद में भी इसका एक अलग ही जगह है मलेरिया के लिए। तो चाइना ऑफिसिनेलिस आपको देना है। आपको मलेरिया की वजह से बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, शरीर के वाइटल फोर्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। ऐसी कंडीशन में आपके चाइना ऑफिसिनेलिस आपको बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके साथ ही आप जैल्सिनियम यूज कर सकते हैं फीवर और थकावट के लिए। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वॉमिटिंग की कंडीशन हो गई है तो आप आईपीकेक 30 भी इसमें मिला सकते हैं। आईपीकेक 30 आपके वॉमिटिंग और पेट के डिस्टर्बेंस से रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसको कवर करने में बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। साथ ही साथ आपको इम्यूनिटी बूस्टर लेना होता है। आपको ऑसिमम सैंक्टम ले सकते हैं जिसके वजह से आपके अंदर शरीर में इम्यूनिटी पैदा होती है और आपके जो इन्फेक्शन के बाद में जो कमजोरी है या इन्फेक्शन के साथ में जो कमजोरी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। इसके साथ ही आप घरेलू रेमेडीज या घरेलू कुछ नुस्खे ले सकते हैं। आप घरेलू नुस्खे में आप जो बॉडी के अंदर अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप सूती के कपड़े से अपना टेम्परेचर कम कर सकते हैं। हेड पे, चेस्ट पे, पेट पे सूती के कपड़े से, आपको कॉटन के क्लॉथ से आपको स्पंजिंग करनी है। आपको तेज बुखार है तो स्पंजिंग करने की वजह से आपका बुखार जो है वो कम हो सकता है। तो दोस्तों मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया के कितने टाइप होता है, कितने स्पीसीज होती है, मलेरिया के सिम्टम्स क्या है, उसके प्रिवेंशन क्या है, बच्चा कैसे जा सकता है और साथ ही साथ उसके ट्रीटमेंट क्या है, एज ए होम्योपैथी, एज ए एलोपैथी आप कौन सा ट्रीटमेंट प्रेफर करते हो, दोनों ट्रीटमेंट आपको बता दिया गया है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो में मैं जानकारी दे रहा हूं यह आपको सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य है, सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से है। इसको आप कभी भी डायरेक्ट यूज मत कीजिए। आपको मेडिसिन यूज करने से पहले अपने नज़दीकी या अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं तो आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं तो आपको एलोपैथिक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, साथ ही साथ उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको नए नए और इम्पोर्टेंट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट बहुत ही उपयोगी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, सब बाय।